जय हिंद। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टाइम स्टूडियो में। दोस्तों आज की जो बात करने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलता है ना, यानी ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितना भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं और जो कि काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले एक वर्ष का, ठीक है, उन सभी क्वेश्चन को जो है इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। और अगर आप इतना क्वेश्चन कर लेते हैं ना, तो आपका हम गारंटी 100% आपको गारंटी दे सकते हैं कि इससे बाहर जितना आप ऑब्जेक्टिव करिएगा, लगभग आपको 300 के आसपास क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। अगर आप इतना क्वेश्चन को कर लेते हैं ना, तो एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा, इस बात की मैं पूर्ण गारंटी आपको देता हूं, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा और एक क्वेश्चन को समझने का भी प्रयास कीजिएगा, ठीक है। वैसे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप याद ही करना पड़ेगा, और वैसे भी चैप्टर अगर आप पढ़े हैं ना, तो आपको ऐसे ही चुटकी में याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, मतलब हम लोग को तो मेनली देखना है ना, देखिए कौन सा है, क्लास 10th का है, बायोलॉजी ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग जी। आहार नाल की लंबाई, क्वेश्चन क्या है, आहार नाल की लंबाई कितनी है, आहार नाल की लंबाई कितनी है, याद रखिएगा 8 से 10 मीटर। आहार नाल की लंबाई कितनी है, 8 से 10 मीटर जो है आहार नाल की लंबाई है। अगला है, आहार नाल सबसे बड़ा भाग कौन सा है, मतलब आहार नाल का सबसे बड़ा भाग छोटी आंत है। आपको पता होगा छोटी आंत की लंबाई सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग यानी सबसे बड़ा भाग अगर देखा जाए कौन है, छोटी आंत, ठीक है। आहार नाल की शुरुआत और भोजन का पाचन कहाँ से होता है, मतलब आहार नाल की शुरुआत भी कहाँ से होता है, तो याद रखिएगा मुख गुहा से आहार नाल की शुरुआत हो जाती है, और भोजन का पाचन भी जो है मुख गुहा से ही शुरुआत हो जाती है। तो क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि आहार नाल की शुरुआत कहाँ से होती है, मुख गुहा से। भोजन का पाचन कहाँ से होता है, शुरू, तो मुख गुहा से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चौथा नंबर, आहार नाल का सबसे बड़ा भाग, ठीक है। हाँ देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। आहार नाल का सबसे बड़ा भाग अभी आपको बताए छोटी आंत ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मुख गुहा में किसका पाचन होता है। क्वेश्चन क्या है, मुख गुहा में किसका पाचन होता है। याद रखिएगा मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है, ठीक है। मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन सबसे ज़्यादा हो जाता है। अगला है, मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन लगभग कितना लीटर रस का स्राव होता है, मतलब मनुष्य का आमाशय यानी है ना पेट, ठीक है, उसमें प्रतिदिन लगभग कितना लीटर रस, याद रखिएगा 3 लीटर रस का स्राव होता है। कितना लीटर, 3 लीटर रस का स्राव होता है, ठीक है। ग्रहणी किसका भाग है, याद रखिएगा छोटी आंत का। ग्रहणी किसका भाग है, छोटी आंत का। ग्रहणी किसका भाग है, छोटी आंत का, ठीक। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत के इलियम में होता है। कहाँ होता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत के इलियम, कहाँ है, इलियम, ठीक है। छोटे आंत के इलियम में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, ठीक है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत के इलियम में। इलियम में कहाँ पे, छोटी आंत के इलियम में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। अगला क्वेश्चन है, अपचा भोजन कहाँ जमा होता है। क्वेश्चन क्या है, देखिए अपचा भोजन है ना, अपचा भोजन कहाँ जमा हो जाता है। अपचा भोजन बड़ी आंत के रेक्टम में, कहाँ होता है, रेक्टम में। अपचा भोजन कहाँ जमा हो जाता है, बड़ी आंत के रेक्टम में, ठीक है। छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी सी नली होती है। देखिए छोटी आंत, जैसे कि ये देखिए, आप अगर इस तरह से देखें, ये हो गया अमाशय का नली, इस तरह से आते हुए ये जो है छोटी आंत, ठीक है। और यहाँ से जो है बड़ी आंत होते हुए इस तरह से प्रारंभ होता है, ठीक। ये हो गया बड़ी आंत, यानी ये नली ऐसे गया इधर से यूं जी, ये ठीक है। ये जो है अब यहाँ से बड़ी आंत की ओर निकला ये नली, ठीक। ये हो गया बड़ी आंत की नली। अब यहाँ पे देखिए ये जो नोड है आपको दिख रहा है, ये जो नोड, ये जो नली दिख रहा है, छोटी आंत यहाँ से समाप्त होता है और बड़ी आंत यहाँ से शुरू होता है। तो ये जो नली दिख रहा है, इस नली को हम लोग सीकम के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, सीकम कहते हैं, ठीक है, सीकम। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये। मनुष्य के शरीर का अवशोषी अंग क्या है, अवशेषी पूछा गया। अवशेषी अंग है अपेंडिक्स, यानी अंगूठे के समान का आकार होता है अपेंडिक्स का, अपेंडिक्स का, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन याद रखिएगा, छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर छोटी सी नली होती है, उसे हम लोग सीकम कहते हैं। मनुष्य के शरीर में अवशेषी अंग है अपेंडिक्स, जो कि अंगूठे के समान आकार का होता है। क्वेश्चन पूछेगा अपेंडिक्स किस आकार का होता है, अंगूठे के समान आकार का, ठीक है। वैसी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। वैसी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण संरक्षण होता है, उसे हम लोग जैव प्रक्रम के नाम से जानते हैं। वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं, क्या कहलाते हैं। वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं, क्या कहलाते हैं, मृतजीवी। क्या कहलाते हैं, मृतजीवी, ठीक है। वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं।
जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वो मृतजीवी कहलाते हैं। अगला है प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है। क्या क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषी अंगक याद रखिएगा हरित लवक का। प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है, हरित लवक। लेकिन अंग पूछे प्रकाश संश्लेषण अंग तो वो है पत्ती, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण अंग पत्ती है, लेकिन अंगक पूछे प्रकाश संश्लेषण अंगक तो हरित लवक है, ठीक है। वायुमंडल में CO2 कितना % है, 0.03%, नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी है, 0.03%, ये पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। नाइट्रोजन की मात्रा 78% है, ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। भूपट्टी पर CO2 का परसेंटेज कितना है, भूपट्टी यानी भूमि पर CO2 कितना % है, याद रखिएगा CO2, अरे यार, वायुमंडल में 0.03%, ठीक है। और भूपट्टी पर जो है यानी कि पृथ्वी पर कितना है, 0.02%। याद रखिएगा ये क्वेश्चन। स्वपोषी पौधे में क्या करने की क्षमता, स्वपोषी पौधे में क्या करने की क्षमता होती है, देखिए स्वपोषी पौधों में प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है, ठीक है। ऑक्सीजनित रक्त को कौन ले जाता है, तो धमनी। ऑक्सीजनित रक्त को कौन ले जाता है, तो धमनी, ठीक है। ऑक्सीजनित रक्त को धमनी ले जाता है। अगला है अनऑक्सीजनित रक्त को कौन ले जाता है, अनऑक्सीजनित रक्त को जो है सीरा ले जाता है। कौन ले जाता है, सीरा, ठीक है। अनऑक्सीजनित रक्त को सीरा ले जाता है। अनऑक्सीजनित रक्त को कौन ले जाता है, सीरा, ठीक है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्वेश्चन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से संयोग करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से संयोग करके क्या बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से संयोग करके क्या बनाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है, किसका उपयोग कोशिका द्वारा, किसके द्वारा, कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है, याद रखिएगा ग्लूकोज का। किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है, ग्लूकोज का, ठीक है। दांत का सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है, सबसे मजबूत होता है दांत का ऊपरी परत जो कि एकदम चमकता है ना, इसे इनामेल की परत कहते हैं। क्या कहते हैं, इनामेल की परत के नाम से उसे जानते हैं। अगला है न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा खोजा गया, न्यूक्लियस शब्द रॉबर्ट ब्राउन द्वारा खोजा गया। न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा खोजा गया, रॉबर्ट ब्राउन द्वारा। न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा खोजा गया, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा खोजा गया, याद रखिएगा रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका किसके द्वारा खोजा गया, रॉबर्ट हुक। कोशिका सर्वप्रथम किसने खोजा था, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है, पौधों में भोजन जो है वो किस रूप में जमा होता है, स्टार्च के रूप में। किस रूप में, स्टार्च के रूप में। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, पौधे और पशु की कोशिका अगर हम वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, वैज्ञानिक विधि से अगर उसका अध्ययन कर रहे हैं तो ये कहलाएगा कोशिका विज्ञान, ठीक है। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कोशिका विज्ञान कहलाता है। पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है, यकृत से। भाई पित्ताशय जो है यकृत से ही तो निकलता है। अगला है पित्त रस जो होता है उसका मतलब वो कैसा होता है, कैसी प्रकृति का होता है पित्त रस, याद रखिएगा क्षारीय प्रकृति का होता है। पित्त रस कहाँ जमा रहता है, पित्ताशय में जमा रहता है ना। ये तीनों क्वेश्चन बड़ा रिलेटेड है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, लिवर यानी कलेजी होता है, ठीक है। ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है, ट्रिप्सिन एंजाइम का क्या कार्य है, प्रोटीन का पाचन करना। ट्रिप्सिन एंजाइम का क्या कार्य है, तो प्रोटीन का पाचन करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देखिए लाइपेज का क्या कार्य है, लाइपेज का कार्य है वसा का पाचन करना। क्या कार्य है, वसा का पाचन करना लाइपेज का कार्य है। हरे पौधे क्या होते हैं, उत्पादक, स्वपोषी, ठीक है। उत्पादक भी होते हैं और स्वपोषी होते हैं। हरे पौधे क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं और स्वपोषी होते हैं। तो यहाँ से आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 35 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट्स बनाएं ताकि याद भी रख सकें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वपोषी के लिए आवश्यक क्या होता है। क्या क्वेश्चन है, स्वपोषी के लिए क्या आवश्यक होता है। देखिए सूर्य प्रकाश आवश्यक होता है, CO2 आवश्यक होता है, क्लोरोफिल आवश्यक होता है, यानी ऑल आवश्यक होता है, ठीक है। किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है। पौधों की उपस्थिति के कारण क्या बोलते हैं यार, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग क्या होता है, हरा होता है। पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा। हाइड्रा में क्या पाया था, स्पर्शक पाया था। हाइड्रा में क्या पाया था, स्पर्शक पाया था, ठीक है। और हाइड्रा में जो प्रजनन किसके द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा, याद रखिएगा, ठीक। अमीबा में अधिकांशतः पोषण होता है किसके द्वारा, अमीबा में जो है अधिकांश रूप में जो पोषण होता है वो किसके द्वारा, अंतर्ग्रहण द्वारा। अंतर्ग्रहण द्वारा अमीबा में अधिकांशतः पोषण होता है, ठीक है। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, क्वेश्चन क्या है, अमीबा अपना जो भोजन है वो कैसे पकड़ता है। देखिए बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, याद रखिएगा कुटपाद द्वारा। किसके द्वारा, कुटपाद द्वारा। अमीबा में क्या होता है, द्विखंडन विधि होता है, ठीक है। कौन सा एंजाइम वसा क्रिया करता है, लाइपेज।
कौन सा एंजाइम वसा क्रिया करता है? लाइपेज। ठीक है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। कौन सा रोग? घेंगा रोग होता है। ठीक है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग? घेंगा रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। इंसुलिन की कमी से मधुमेह। कवक में पोषण की विधि मृतजीवी पोषण। कवक में पोषण की विधि क्या होती है? मृतजीवी पोषण। कवक में पोषण की विधि क्या होती है? मृतजीवी पोषण। दांतों को साफ करने वाले दंतमंजन प्रायः कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं यार, है ना। दांतों को साफ करने वाले जो दंतमंजन होगा वो कैसा होगा? क्षारीय ही होगा। अगला है, कौन उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु कौन है? केंचुआ। याद रखिएगा, केंचुआ क्या है? उभयलिंगी जंतु है, मतलब एक से अधिक लिंगी ये पाए जाते हैं। ठीक है। उभयलिंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बताया अभी, केंचुआ उभयलिंगी होते हैं। ठीक है। पौधे क्या होते हैं? पौधे स्वपोषी होते हैं, उत्पादक होते हैं। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर अगर हम आयोडीन डालेंगे, डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। क्यों उबाला जाता है? क्लोरोफिल को घुलने के लिए। ठीक है। जो उसमें क्लोरोफिल है ना, वो क्लोरोफिल खत्म होने के लिए, क्लोरोफिल यानी वह पत्तियों का जो रंग है उसको समाप्त करने के लिए, नहीं, क्लोरोफिल को घुलाने के लिए। ठीक है। इसलिए हम लोग अल्कोहल में उसको उबालते हैं। स्लाइड को सर्वप्रथम के पाउंड, सर्वप्रथम कंपाउंड है ना, कंपाउंड है यार, सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा गया था। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा गया था। कैसे माइक्रोस्कोप में? 10x पर देखा गया था। किस पर? 10x पर। ठीक है। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? वयस्क मनुष्य के 32 दांत होते हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, वयस्क मनुष्य के 32 दांत होते हैं, अस्थाई दांत की संख्या कितनी होती है? तो अस्थाई दांत की संख्या भी 32 होती है, लेकिन अस्थाई दांत की संख्या अगर पूछा जाए तो 20 होती है। याद रखिएगा, अस्थाई दांत की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। अस्थाई दांत की संख्या 32 होती है, और सरल वयस्क मनुष्य के दांतों की संख्या भी 32 होती है, और अस्थाई दांत की संख्या 20 होती है। याद रखिएगा। एक वयस्क मनुष्य के दांतों का प्रकार 4 प्रकार होता है, लेकिन वही अस्थाई यानी बच्चों में जो दांतों का प्रकार होता है वो 3 होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा। ठीक है। घेंघा पनपता है किसकी कमी से? घेंघा जो है किसकी कमी से पनपता है? घेंघा आपको पता होगा, आयोडीन की कमी से पनपता है ना। घेंघा किसकी कमी से पनपता है? आयोडीन की कमी से ही घेंघा रोग होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भोजन का पचना कैसी अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया। भोजन का पचना कैसी अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में O2 बाहर कहाँ से निकलता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में O2 बाहर यानी ऑक्सीजन बाहर कहाँ से निकलता है? जल से बाहर निकलता है। कहाँ से? जल से बाहर निकलता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में। ठीक है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। आयरन पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। कहाँ पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में। ठीक है। आयरन हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? देखिए, क्वेश्चन है कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या? याद रखिएगा, वृद्धि। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता वृद्धि ही तो है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकृति में एक संतुलन बना रहता है। प्रकृति में एक संतुलन बना रहता है किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। स्वपोषी पोषण होता है किसमें किसमें? देखिए, पौधों में होता है, प्रोटिस्टा में, और प्रोकैरियोटिक कोशिका जितनी भी होती है, यानी कितने भी प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं ना, प्रोकैरियोटिक, उसमें जो है स्वपोषी पोषण होता है। ठीक है। प्रोकैरियोटिक। चलिए, याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पत्तियों में। यार बहुत इंपॉर्टेंट है। जी देखिए, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? मतलब पौधों में प्रकाश संश्लेषण का जो स्थान है वो क्या है? तो आपको पता होगा, क्लोरोप्लास्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट में ही तो होता है। अगला, सजीव की जीवित इकाई क्या है? सजीव की जीवित इकाई एक कोशिका है। इकाई पूछा जा रहा है ना, सजीव का जीवित इकाई क्या है? कोशिका है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। पावर हाउस मतलब ऊर्जा घर। ठीक है। ऊर्जा घर, ऊर्जा जहाँ निर्माण होता है उसे हम लोग पावर हाउस कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है। परिशेषिका किसका हिस्सा है? आहार नाल का। परिशेषिका किसका हिस्सा है? आहार नाल का परिशेषिका हिस्सा है। एटीपी का पूर्ण नाम क्या होता है? एटीपी का, देखिए, एटीपी का पूर्ण नाम क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का पूर्ण नाम होता है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी। याद रखिएगा। अमीबा में गति किस भाग में होती है? अमीबा में गति उत्पाद में होती है।
ठीक है, उत्पाद द्वारा ही वो जो है भोजन ग्रहण करते हैं अमीबा। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र द्वारा। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र द्वारा। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र द्वारा। पौधों में किस क्रिया द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचता है? पौधों में किस क्रिया द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को कोशिकाओं को पहुंचाता है? विसरण क्रिया द्वारा। किसके द्वारा? विसरण क्रिया द्वारा। पौधों में किस क्रिया द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाता है? विसरण क्रिया द्वारा। श्वसन की क्रिया को क्या मतलब श्वसन की क्रिया को क्या क्वेश्चन है? श्वसन की क्रिया को खाद्य पदार्थों का क्या होता है? देखिए, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है? श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का विघटन होता है, तभी तो श्वसन हो सकता है, क्योंकि ऊर्जा उत्पन्न होता है ना। चलिए, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 72 नंबर तक क्वेश्चन हमने कवर कर लिया, और इसका नोट्स आप खुद बनाइएगा, और एक भी का आंसर गलत नहीं होगा यार, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आप किताब वगैरह खरीदते हैं तो उससे में जो है काफ़ी सारा आंसर गलत भी दिया रहता है, लेकिन अगर आप यहाँ से नोट्स बनाते हैं तो ये जो है आपको एकदम पक्की आंसर मिलेगा जी, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन। देखिए, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? अवायवीय श्वसन जो है कोशिका के किस भाग में होता है? याद रखिएगा, कोशिका द्रव में। अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? कोशिका द्रव में होता है, ठीक है। आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पाइरूवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है? आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पाइरूवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है? तो याद रखिएगा, लैक्टिक अम्ल में, ठीक है। मतलब जितना हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत है उतना अगर हमें नहीं मिल रहा है तो उससे क्या होगा? उससे हमें जो है यानी जंतुओं में जो है किसका मतलब ज़्यादा स्राव होता है? तो लैक्टिक अम्ल का स्राव होता है, जिस कारण से होता है ना, मतलब पैर जो है वो दर्द ज़्यादा देने लगता है कोई क्रिया होने के दौरान। निःश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है, मतलब निःश्वास मतलब जो हम लोग श्वास छोड़ते हैं, निकलने वाला श्वास, ठीक है, तो उसमें क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड आता है। किसकी कोशिकाएं मृत होती है? जाइलम की कोशिकाएं क्या होती है? मृत होती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किसकी कोशिकाएं जीवित होती है? मतलब अब देखिए, अब मृत है जाइलम की, तो जाहिर सी बात है जीवित किसका होगा? फ्लोएम का होगा। जल का वहन कौन करता है? जाइलम करता है। जल का वहन मतलब जल को ले जाना और ले आना, ठीक है, ऊपर तक पूरे अंगों तक पहुंचाना, पेड़ पौधे के पूरे संपूर्ण अंग तक जल को पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम। जौ से याद रखिएगा, ट्रिक याद रखिएगा, जौ से जाइलम, जौ से जल, ठीक है। लेकिन भोजन को स्थानांतरण कौन करता है? तो फ्लोएम। एफ से फूड और एफ से फ्लोएम, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.45। रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.45। रक्त का पीएच मान 7.45। रक्त का कितना % भाग प्लाज्मा होता है? 55% भाग जो है रक्त का क्या होता है? प्लाज्मा होता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में केंद्रीय पंप कौन सा अंग है? मतलब मानव हृदय में केंद्रीय पंप के रूप में जो है कौन सा अंग काम करता है? केंद्रीय पंप कौन सा अंग है? हृदय, ठीक है। केंद्रीय पंप कौन सा अंग है? हृदय है। मानव हृदय में कितने वेश्म होते हैं? 4 वेश्म होते हैं मानव हृदय में। ये अगर देखा जाए, ये मानव हार्ट अगर हम इसको मान लें तो इसमें जो वेश्म की संख्या होती है कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है। मानव हृदय में कितने वेश्म होते हैं? 4 वेश्म होते हैं। कितने वेश्म होते हैं? 4 वेश्म। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन किस क्रिया से होता है? विसरण क्रिया से। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन किस क्रिया से होता है? विसरण क्रिया से। श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है? मतलब श्वसन का जो अंतिम उत्पाद होता है क्या होता है? CO2 उत्पन्न होता है, H2O उत्पन्न होता है, और ऊर्जा उत्पन्न भी होता है। उत्पाद ये है, ठीक है। मतलब ये चीज़ जो है बनते हैं किसके दौरान? क्या है यार, किसके दौरान बनते हैं? श्वसन के अंतिम ऊर्जा का उत्पादन, ठीक है। मतलब श्वसन के दौरान ये उत्पादित होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं हम लोग, जल भी निकलता है ना, कुछ मात्रा में, और ऊर्जा तो देता ही है। पौधों में श्वसन होता है सभी अंगों द्वारा, है ना, सभी अंग का हक होता है इसमें पौधों में श्वसन होने में। श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी निमोनिया, ठीक है। श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी का नाम क्या है? एक निमोनिया, ठीक है। किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय श्वसन में। किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय श्वसन में। मछली का श्वसन अंग गिल्स। मछली का श्वसन अंग का नाम क्या है? गिल्स। अगला क्वेश्चन है, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? 10 जोड़े। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? 10 जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। कहाँ? तिलचट्टा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ATP को कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। ATP को कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? अवायवीय श्वसन में बनता है। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? अवायवीय श्वसन में, ठीक है। इथाइल अल्कोहल यार, इथाइल बोला जा रहा है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, पाइरूवेट के विखंडन से CO2 तथा जल ऊर्जा देता है। मतलब पाइरूवेट का जब विखंडन होता है तो हमें क्या देता है, CO2 और जल ऊर्जा देता है। और यह क्रिया कहाँ होता है, याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ATP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो याद रखिएगा 30.5 किलो जूल प्रति मोल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लाइकोलाइसिस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलाइसिस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होते हैं। हाइड्रीला। हाइड्रीला हाइड्रीला में क्या होता है, रंध्र अनुपस्थित रहता है, मतलब रंध्र नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किण्वन क्रिया पाई जाती है यीस्ट में। ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है, तिलचट्टा का। चाली नलिकाएं पाई जाती है फ्लोएम में, चाली नलिकाएं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, RBC की जीवन अवधि। RBC रेड ब्लड है ना, RBC इसकी जीवन अवधि 120 और WBC का जो जीवन काल है वो 12 से 20 दिन तक है। संवहन उत्तक इनमें से कौन है, याद रखिएगा जाइलम फ्लोएम दोनों है। रक्त क्या है, तो तरल संयोजी उत्तक है। मानव हृदय घिरा हुआ होता है, पेरिकार्टा झिल्ली से घिरा होता है। ऑक्सीजन का वाहन कौन है, ऑक्सीजन का वाहन RBC या हीमोग्लोबिन है। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, मक्खी में किसी भी हीमोग्लोबिन यानी नहीं पाया जाता। ठीक है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका यानी WBC का जीवन काल 12 से 20 दिन, जैसे कि अभी आपको बताए है ना। अगला क्वेश्चन है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है एड्रीनल ग्रंथि से। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, कॉकरोच में। चलिए बहुत ही जल्दी हम लोग कवर कर लिए ताकि ज़्यादा वीडियो लंबा भी ना बने यार। ठीक है। तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 110 क्वेश्चन हमने कर लिया और पिछले वीडियो में मतलब देखिए 20 मिनट का हो गया है ना। तो हम लोग जो है अब अगले वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।